बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 6 के पार्ट ए के साथ शकील अहमद और हम आज देखेंगे मेमोरी हायरार्की। हम मेमोरी के हवाले से कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं और अब के हम जो करेंगे तो वो होगा मेमोरी हायरार्की। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की की जरूरत हमें क्यों पेश आई और मेमोरी हायरार्की में हम रखते कैसे हैं तमाम मेमोरीज की। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि मेमोरी में डिफरेंट टाइप की मेमोरीज में हमने देखा कि परफॉर्मेंस वाइज किसी का टाइम ज्यादा है और किसी का जो है कैपेसिटी का मामला है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे कि हम इन तमाम कंस्ट्रेंट्स की बुनियाद पर और इन तमाम मसाइल और जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके तहत हम एक पूरी हायरार्की डेवलप करते हैं। जब भी एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है तो उसके लिए मेमोरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। और वो जब भी अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लगता है या डिजाइन करने लगता है तो उसके सामने जो तीन बड़े क्वेश्चन होते हैं मेमोरी के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन होता है हाउ मच, नंबर 2 हाउ फास्ट एंड हाउ एक्सपेंसिव। क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मेमोरी जितनी फास्ट है वो उतनी ही कॉस्टली है। तो हम इस सारे मामला में अपने ट्रेड ऑफ्स कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी फास्ट मेमोरी आप देते हैं, पहली बात तो हम काफी दफा रिपीट कर चुके हैं कि मेमोरी की रफ्तार जो है उसकी एक्सेस टाइम उस रफ्तार से आज तक नहीं बढ़ सका जिस रफ्तार से हमारे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ रही है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस लेके आगे चलते हैं कि हाउ मच। तो अगर हाउ मच की हम बात करें कि कितनी, तो इसको हम ओपन एंडेड छोड़ते हैं। मैं चीजों को हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाउ मच को हमने ओपन एंडेड छोड़ा है क्योंकि हो ये रहा है कि वक्त के साथ साथ मेमोरी जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशंस है वो भी ऐसी डेवलप होती जा रही है कि हम जितनी भी मेमोरी लेके आते हैं तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक खास सतह पे जाके उसके लिए नाकाफी साबित होती है। अब अगला सवाल हाउ फास्ट। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि जो हमें आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी परफॉर्मेंस की जब हमने बात करें तो परफॉर्मेंस में जितना हमारा एक्सेस टाइम फास्ट होगा तो उतना हम कहेंगे दैट इज अ फास्ट। और जितनी जल्दी कोई प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए उसको जितनी जल्दी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके तो वही हमारी कामयाबी होगी और वही हमारी जो है उसमें दिखाएगा कि हम अपने प्रोसेसर का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपना प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से डाटा फेच होने का या डाटा रीड होने का या दूसरे कन्वर्सली वी कैन से कि वो इंतजार कर रहा हो कि कब डाटा राइट होगा और मैं अगला फंक्शन परफॉर्म कर सकूं। तो एक ये हमारा सवाल हुआ। अच्छा, अगली बात क्या है कि हाउ एक्सपेंसिव। तो जो है हमें एक अगली बात जो चाहिए वो ये चाहिए कि एक रिजनेबल कॉस्ट के अंदर हमें मेमोरी मिल जाए। अब ये सारी चीजें इकट्ठी होना मुश्किल है, तो उसकी वजह से हम एक खास ट्रेड ऑफ की तरफ जाते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि हम कुछ लोगों की बुनियाद पे हम बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं और हम क्या करते हैं कि कैपेसिटी, एक्सेस टाइम और कॉस्ट के दरमियान कुछ लोगों की बुनियाद पे हम जो है वो एक मेमोरी की एक पूरी हायरार्की डेवलप करते हैं। मेमोरी की हायरार्की डेवलप करने से हमारी मुराद ये है कि कौन सी मेमोरी की स्पीड क्या है और किस मेमोरी की स्पीड हाई है, किस मेमोरी की स्पीड कम है और जिसकी स्पीड कम है उसे कहां पे रखें तो वो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। बिकॉज बिल्कुल एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के असूल के तहत आपको करना क्या है कि जब प्रोसेसर को
मेमोरी में से कोई चीज लेना है तो वो चीज वहां पे हासिल कर दी जाए। और इस पर्टिकुलर मकसद को हासिल करने के लिए मेमोरी के अंदर बहुत सारी अरेंजमेंट्स की जाती हैं। तो उन ट्रेड ऑफ्स के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें अगर इन जनरल हम बात करें तो हमें नजर आता है कि जिस मेमोरी का फास्टर एक्सेस टाइम है, मींस कि उससे बहुत जल्दी आप डाटा ले भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उस पर राइट भी कर सकते हैं, तो उसकी पर बिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे कि हमारे रजिस्टर्स हैं, दीज आर वेरी फास्ट बट द कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, एग्जॉर्बिटेंटली हाई का जो लफ्ज है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पे ग्रेटर कैपेसिटी है, जैसा कि आपकी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा उसकी लोकेशन है। अगरचे हम हार्ड डिस्क को मेमोरी के सेंस में नहीं रखते, हम उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, लेकिन हम जो है देखते हैं कि वहां पे कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन हमें यह भी नजर आ रहा है कि जहां कैपेसिटी ज्यादा है वहां एक्सेस टाइम स्लो है, और जहां कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमें नजर आता है कि स्पीड या एक्सेस टाइम तो हमें मजे की मिल रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो हम देखते हैं कि हम ये ट्रेड ऑफ्स कैसे करेंगे और एक पूरी मेमोरी का जो एक आर्किटेक्चर या उसकी हायरार्की है वो हम किस तरह से डेवलप करते हैं। और हम देखते हैं कि टू मीट द परफॉर्मेंस, या हम इसे देखते हैं द डिलेमा फेसिंग द डिजाइनर इज क्लियर, द डिजाइनर वुड लाइक टू यूज अ मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड द लार्ज कैपेसिटी मेमोरी एंड इसके अंदर जाहिर है मतलब रिक्वायरमेंट तो ये है कि वेरी लार्ज कैपेसिटी हो, वेरी फास्ट हो और कॉस्ट भी कम हो। तो ये सारा चीज जब हम अचीव करना चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टेज पे हम बहुत एक्सपेंसिव और लो कैपेसिटी की मेमोरी करते हैं जिसका एक्सेस टाइम शॉर्ट होता है, और अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि लोअर कॉस्ट की लोअर एक्सेस टाइम वाली हायर एक्सेस टाइम वाली जो है हम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जाहिर है जब हम इस सारी अरेंजमेंट को करने लगते हैं तो हम एक मेमोरी हायरार्की डेवलप करते हैं। उस हायरार्की में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं तो उन अचीवमेंट्स को यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया है कि एक तो हम कॉस्ट पर बिट को डिक्रीज करते हैं, नंबर 2 हम चाहते हैं कि जो कैपेसिटी है वो भी खासी ज्यादा हो, और जो है हम इंक्रीज जो है हमारा एक्सेस टाइम वो बेहतर हो जाए। और इसके बाद एक और बात ये है कि हम कुछ ऐसा बंदोबस्त भी उसके साथ करने कि जो चीजें मेमोरी से हमें फच करना होती है, अगर कोई एक चीज बार बार फच करना पड़ रही है तो बजाय इसके कि बार बार हम मेमोरी में जाएं और अपना पूरा मेमोरी का साइकिल इस्तेमाल करें, तो क्यों ना वो चीज सामने इस तरह से रख ली जाए कि हम जस्ट वहां से उठाए, इस्तेमाल करें और वापस वहीं पे रख दें। ये बिल्कुल इसका एक जो बेहतरीन मिसाल है वो ये है कि अगर आप एक घर के अंदर कोई चीज मुरम्मत कर रहे हैं और टूल्स आपके किसी दूसरे कमरे में रखे हैं, तो बजाय इसके कि हर बार आप एक टूल इस्तेमाल करें, उसे रखें, दूसरा टूल इस्तेमाल करें और फिर जाएं पहला टूल दोबारा ले आए और ये दूसरा टूल रख के आए, तो इस तरह से बार बार टूल रखने लाने ले जाने में आप जो टाइम जाया करेंगे, तो उसकी बजाय ऐसा करने के अगर आपने फर्ज करें कि इस पर्टिकुलर काम के लिए 10 टूल इस्तेमाल करने हैं, जिनमें से 3 टूल ऐसे हैं कि जो तकरीबन 70% टाइम इस्तेमाल होने हैं, तो वो 3 टूल्स से प्लायर, पेचकस और कोई एक और चीज, तो इनको आप सामने रख लें परमानेंटली। और जो है ये वाला, तो हम इसके लिए देखेंगे कि हम इससे क्या होगा कि हम वो जो फ्रीक्वेंसी है हमारी टूल बॉक्स की तरफ बार बार आने जाने वाली, उस फ्रीक्वेंसी को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो है हमारा चौथा जो है हमारा पर्पस है, उसमें ये हासिल होगा कि डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऑफ द मेमोरी बाय द प्रोसेसर। हम बार बार नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि हम एक छोटी सी बात
पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि हम एड्रेस की बजाय कंटेंट की बेस पे कैशे में से चीजें उठाते हैं। तो जो चीजें बार बार इस्तेमाल होनी है उनको हम आमतौर पे तो हम मेमोरी से हम एड्रेस की बेस पे चीजें उठाते हैं, लेकिन जो चीजें हमें कंटेंट की बेस पे चाहिए तो वो कंटेंट की बेस पे जो चीजें हैं उन्हें अगर हम बिल्कुल अपने सामने रख रहे हैं, सामने से बात यह है कि मेमोरी में रखने की बजाय इनको कैशे में रख लिया जाए तो हमें उसका फायदा होगा और हम आगे चल के इन चीजों को देखेंगे। 10 The smaller, more expensive, faster memories are supplemented by large, cheaper and the slower memories. तो यही हमने देखना है कि हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि स्लोअर मेमोरीज स्लोली बड़ा डाटा हमारा शिफ्ट करें टुवर्ड्स द फास्टर मेमोरी विद अ लोअर कैपेसिटी। जस्ट लाइक जैसे आप एक बहुत बड़ी चीज को उठा के लाना चाहते हैं तो उसकी बजाय थोड़ी थोड़ी चीजें बार बार उठा के तेजी से ले आए तो आप अपनी चीजों को ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से ट्रांसफर कर सकेंगे। और हम जब जो हमने फोर्थ पॉइंट है डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसको हमने बहुत ज्यादा तफसील के साथ करना है और हम इसे करेंगे जब हम कैशे को डायरेक्ट हम जब कैशे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगर इस मेमोरी का हायरार्की देखें तो हमें ये जो डायग्राम नजर आ रही है, तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको एक साइड के ऊपर जस्ट 3 कैटेगरीज नजर आ रही हैं और इन 3 कैटेगरीज को जब आप देखते हैं तो दीज आर कॉल्ड द इनबोर्ड मेमोरीज। इनबोर्ड मेमोरीज से मुराद ये है कि वो वाली मेमोरीज जो हमें एट एनी कॉस्ट हर वक्त अपने प्रोसेसर को चलाने के लिए चाहिए। इसके बाद जो दूसरी है वो है आउटबोर्ड स्टोरेज में इनको मेमोरी नहीं कह रहा। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोरेज, जो हमारी आउटबोर्ड स्टोरेज है तो इसके अंदर वो चीजें हैं कि जहां आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। दीज आर नॉट द मेमोरीज, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसके अंदर हमने जब और तीसरी जो आपको चीज नजर आ रही है वो है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन अब हम वन बाय वन देखते हैं। इनबोर्ड स्टोरेज के अंदर रजिस्टर्स अगर आप देखें तो दीज आर द फास्टेस्ट, अगर बाद में हम जब देखेंगे तो दीज आर द फास्टेस्ट। इसके अलावा कैशे है, कैशे इज स्लोअर देन रजिस्टर बट मच फास्टर देन द मेन मेमोरी। और इसके बाद इनबोर्ड के अंदर जो तीसरी चीज है वो है मेन मेमोरी। और आउटबोर्ड स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपकी हार्ड डिस्क है, इसके बाद सीडी रोम है और सीडी रीड राइट है, इसके अलावा डीवीडी रीड राइट है और डीवीडी रैम्स है। और अगर आप ऑफलाइन स्टोरेज की बात करें तो आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं या आपकी यूएसबी फ्लैशेस हैं, ये वो हैं जो आप डिटैच भी कर लेते हैं और इसे आप सिस्टम के साथ अटैच भी कर लेते हैं। तो दीज आर द ऑफलाइन स्टोरेज और इनके अंदर चीजों को स्टोर करके आप सिस्टम से अलग करके भी रख सकते हैं। जी, ये उसी डायग्राम की एक दूसरी शक्ल है और हम ये देखेंगे कि ये इसमें तफसील कुछ ज्यादा है और अगरचे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का फर्क है और बल्कि मैं ये समझता हूं कि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है वो निस्बतन बेहतर है और लेकिन दोनों एक जैसी हैं। जब हमने इन बोर्ड की बात की थी तो यहाँ पे उसे वो सिस्टम मेमोरी कह रहा है और जिसे हमने आउटबोर्ड की बात की थी तो ये उसे सेकेंडरी स्टोरेज या ऑनलाइन कह रहा है एंड देन टर्शरी है एंड ऑफलाइन के अंदर वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव और रिमूवेबल हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। तो हम थोड़ी सी बात को आगे चलाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो रजिस्टर्स के बाद जो कैशे है उसके 2 लेवल्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगरचे हमारे पास लेवल 3 भी इसमें मौजूद होता है तो लेवल 1 कैशे है, लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है एंड देन इज द मेन मेमोरी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर है उसमें हमारे पास फिक्स्ड रिजिड डिस्क भी हो सकती है और सॉलिड स्टेट जो हमारी जो एसएसडी ड्राइव जिसे आज हम कहते हैं तो
वो भी हो सकती है। इसी तरह जो हमारी टर्शरी के अंदर ऑप्टिकल डिस्क है, जो बॉक्सेस में या हम डीवीडी मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक टेप्स हैं जो रोबोटिक लाइब्रेरीज के अंदर हम यूज करते हैं। और देन इज द ऑफलाइन के अंदर यूएसबी फ्लैश है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क है। अब हम चलते हैं कि इनका एक्सेस टाइम क्या है, बिकॉज एक्सेस टाइम ही वो बेसिक फीचर है जो हमें डिटरमिन करता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज फेच करते हैं फ्रॉम द रिमूवेबल हार्ड डिस्क, तो हमारा जो टाइम है वो 12 मिली सेकेंड से लेके 40 मिली सेकेंड तक हो सकता है, जिसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। उसको मतलब कि प्रोसेसर का एक क्लॉक जो है वो एक्सेस टाइम है। तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क के अंदर जब हमें एक एक्सेस जब हम करते हैं तो दैट इज 12 मिली सेकेंड टू 40 मिली सेकेंड। यूएसबी फ्लैश को मैं यहाँ पे इग्नोर करते हुए चलूंगा, बिकॉज इसका जो टाइम है दैट इज 0.5 मिली सेकेंड टू 33 मिली सेकेंड, विच इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू द नॉर्मल हार्ड डिस्क, बल्कि और बहुत सारी चीजों के मुकाबले में भी जो कंसिडरेबली फास्टर गिनी जाती थी। ये एक्चुअली बिल्कुल जदीद वक्त की एक प्रोडक्ट है, तो इसको थोड़ी सी ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो मैग्नेटिक टेप की अगर बात करें तो मैग्नेटिक टेप का जो टाइम है, एक्सेस टाइम, वो 10 सेकंड से लेके तो 3 मिनट तक हो सकता है। रादर आई वुड से कि जब आज से कोई 30 बरस पहले हम लोग मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू ही अपना डाटा अपलोड करते थे और डाउनलोड करते थे, तो 3 मिनट से कहीं ज्यादा हमें टाइम लग जाता था, क्योंकि बड़े स्पूल्स जो थे उनको सिंपली रीड करते हुए भी सिस्टम जो है वो रुक रुक के एक एक फाइल को जब चेक करता था तो टाइम इससे कहीं ज्यादा लग जाता था। लेकिन जस्ट टेप के लोड होने और उसके बाद उसके अंदर जो टैग्स होते हैं उनको पढ़ना, ये एक खासा मुश्किल सा प्रोसेस होता था। और बड़ी बड़ी टेप ड्राइव होती थी पूरी अलमारी के साइज की, तो इनके अंदर हम लगाते थे तो 10 सेकंड से लेके तो 3 मिनट तक इसका एक्सेस टाइम स्टैंडर्ड है। इसी तरह जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क हैं, जो सीडी रोम्स और जो हमारे डीवीडीज हैं, तो उनमें 100 मिली सेकेंड से 5 सेकंड तक है। और इसके बाद जो आपकी फिक्स्ड रिजिड डिस्क है, जो आप हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, तो 3 मिली सेकेंड से लेके 15 मिली सेकेंड तक इसका एक्सेस टाइम है। और अगर आप देखें सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क जो अब मार्केट में अब तो अवेलेबल है, तो इसमें 3.5 दिस इज 35 माइक्रोसेकंड से लेके तो 100 माइक्रोसेकंड के दरमियान है। और जो मेन मेमोरी है दैट इज फ्रॉम 30 नैनोसेकंड टू 70 नैनोसेकंड। आप देख लीजिए कि नैनोसेकंड जो है वो 1 माइक्रोसेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। और जब हम लेवल 2 कैशे की बात करते हैं तो ये 6 नैनोसेकंड से लेके 20 नैनोसेकंड तक। और अगर आप बात करें लेवल 1 कैशे की, तो ये 3 नैनोसेकंड से लेके तो 6 नैनोसेकंड तक इसका एक्सेस टाइम है। जबकि रजिस्टर जो है वो 0.3 नैनोसेकंड से लेके तो 2 नैनोसेकंड तक इनका एक्सेस टाइम है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आएगा कि एक्सेप्शन वाली बात मैंने कर दी कि एक तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ये जो एसएस ड्राइव्स हैं, ये ऐसी चीजें दरमियान में आई हैं नए दौर में कि इन्होंने जो हमारे इस पैरामिड के अंदर है वो थोड़ी सी एक चेंज लेके आया है। अदरवाइज जो है ये रैंपिंग इसकी इसी तरह से होती थी कि जैसे ही हम यहां से बेस से पिरामिड की पीक की तरफ जाते थे, तो हमारा जो टाइम है, एक्सेस टाइम, that is reducing. It means the register is the fastest memory, level 1 cache is the next, and level 2 cache is the next, and level 3 is then, and फिर मेन मेमोरी है। तो इस तरह से इनकी जो एक्सेस टाइम है that is going to be slower and slower.
और इसके साथ साथ अगर मैं एक और बात करूं कि जैसे ही आप पैरामिड की पीक से आप बेस की तरफ आते हैं तो अगली बात ये हो जाती है कि जो साइज ऑफ द मेमोरी है वो सबसे कम है रजिस्टर का, फ्यू बाइट्स, कैशे का उससे बहुत ज्यादा, लेवल 2 कैशे का उससे ज्यादा, मेन मेमोरी का आजकल गीगाबाइट तक पहुंचा हुआ है, वरना कुछ अर्सा पहले तक इट वाज इन मेगाबाइट्स। लेकिन जब आप हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग इट इन टेराबाइट्स, जबकि जो आपकी टेप्स हैं वो तो हम अगर आप कहें कि 10-20 साल पहले भी कई टेराबाइट की होती थी। तो अगर हम इस पे नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि मेमोरी की हायरार्की के अंदर जो चीजें बेस ऑफ द पिरामिड में पड़ी है, बिल्कुल ये पिरामिड की शक्ल का है, अहराम मेसर की शक्ल का। तो पिरामिड की जो बेस के अंदर जो मेमोरीज है उनका टाइम, एक्सेस टाइम ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। जिसका एक्सेस टाइम ज्यादा है उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, और जिनका एक्सेस टाइम बहुत कम है, जैसे जैसे एक्सेस टाइम कम होता जाता है तो उनकी कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंगली छोटी होती जाती है। और इसके साथ साथ अगर मैं एक और बात कहूं कि जो कॉस्ट है पर बिट कॉस्ट, नॉट द ओवरऑल कॉस्ट, पर बिट कॉस्ट के जी वहां पे डाटा प्लेस करने के लिए जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ती है, तो जितना आप पैरामिड के फुट की तरफ जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि द कॉस्ट इज वेरी लो। अगर आप फ्यू बाइट का रजिस्टर की कॉस्ट कंपेयर करें कंपेयर टू गीगाबिट या टेराबिट की हार्ड डिस्क के साथ, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी मैचिंग सी प्राइस है, बड़ी मैचिंग सी प्राइस है इनकी। और इस तरह कैशे जो है उसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। तो हो ये रहा है कि जितना हम एक्सेस टाइम को रिड्यूस करते जाते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है। और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, हम उन टेक्नोलॉजीज को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है और उसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो कैसे रिड्यूस होता है, बट हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट। अब इंक्रीज करने की बड़ी वजह ये भी है कि जो टॉप की मेमोरीज हैं, जो हम सिस्टम मेमोरीज कहते हैं, दीज आर द हार्ड वायर्ड। अगर ये हार्ड वायर्ड है तो इनकी वजह से इनकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाना एक नेचुरल फिनोमिना है, और ये जो है वो इस वजह से बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन जो स्पीड है तो वो इनकी ज्यादा है, लिहाजा हम करते क्या है कि इन बड़ी कैपेसिटी वाली चीजों से हम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लोड करते जाते हैं मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी फिर लेवल 3 कैशे को, फिर लेवल 2 कैशे, फिर लेवल 1 कैशे, और वो फिर रजिस्टर्स को। तो इन सारी चीजों से हमने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है उसको जब अपने साइकिल के लिए डाटा चाहिए होता है, अगरचे मेमोरी किसी भी शक्ल में मैच नहीं कर सकती अपनी स्पीड में प्रोसेसर की स्पीड को, क्योंकि आज जो हमारे प्रोसेसर है वो गीगाहर्ट्ज के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मेमोरी के अंदर इतनी रफ्तार तो नहीं है, लेकिन हम जो पीछे सप्लाई मैनेजमेंट का एक बंदोबस्त है कि रजिस्टर्स को फीड किया जाए इन टाइम, और इसके अलावा जो लेवल 1 कैशे है, लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है, और मेन मेमोरी से चीजों को फेच कराया जाए। और मेन मेमोरी की भी कैपेसिटी जाहिर है एक लिमिट के अंदर होती है, तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो कैसे हार्ड डिस्क से स्टार्ट में लोड की जाए या उनको कैसे रखा जाए, और इनकी लोडिंग के दौरान ही मेन मेमोरी कैसे सीपीयू से राब्ता करके तो उसको सप्लाई स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीजें इस पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसकी वजह से जो है वो हम टाइम को ऑलमोस्ट मैच कर जाते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आवर मेमोरी हायरार्की। Before closing this topic,
थोड़ी सी बात और कर लेना चाहता हूँ कि जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो अमूमी तौर पे ये जो हमारी हार्ड डिस्क सॉरी ये जो टेप ड्राइव्स हैं या जो हमारी ऑफलाइन ड्राइव्स हैं, तो इनकी कैपेसिटी आजकल बीटा बाइट में या एक्साबाइट तक पहुंची हुई है। और जब हम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क आज आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि अमूमन ये टेराबाइट तक पहुंची हुई है। और सिमिलरली जो हार्ड डिस्क के अंदर एसएसडी ड्राइव्स हैं वो गीगाबाइट तक इनकी कैपेसिटी है। और आई डोंट नो कि एसएसडी ड्राइव में अगर 1 टेराबाइट की अगर हार्ड डिस्क है तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अभी तक नहीं है, हो सकता है कि इससे कहीं बड़ी भी मौजूद हो, लेकिन अमूमी तौर पे जो एसएसडी ड्राइव्स हैं वो गीगाबाइट में है। और जो मेन मेमोरी है वो भी आज गीगाबाइट में मौजूद है, जबकि कैशे की अगर आप बात करेंगे तो कैशे किलोबाइट में और मेगाबाइट में भी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर। तो अमूमी तौर पे अब जो नए जितने भी प्रोसेसर हैं तो उनके अंदर मेगाबाइट के अंदर है, लेकिन रजिस्टर अभी भी बाइट्स की शक्ल में है, वो अभी इवन किलोबाइट वाली भी सूरत हाल इसके अंदर नहीं है। बिकॉज अब थोड़ा सा चलते चलते मैं बात करूं कि टेक्नोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल होती है। तो रजिस्टर्स के अंदर स्टैटिक रैम जो है वो यूज की जाती है। इसी तरह कैशे के अंदर स्टैटिक रैम है, और जो हमारी इसके अंदर है मेन मेमोरी के अंदर तो दैट्स डायनामिक रैम। हम लोग देखेंगे कि ये जो डायनामिक रैम्स हैं और जो स्टैटिक रैम्स हैं इनकी टेक्नोलॉजी को आगे जाके हमें थोड़ा सा देखना है। और ये सारी वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे तो इसके साथ ही इनकी जो है जो इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो एस रैम है, जो स्टैटिक रैम है, उसको बार बार जो है हमें एक रिफ्रेश की जरूरत पेश आती है। सॉरी डायनामिक रैम को बार बार हमें रिफ्रेश की जरूरत पेश आती है। और इसके अलावा जो हमारी एसएसडी ड्राइव है, जो एसएसडी ड्राइव है तो ये सेमीकंडक्टर या सॉलिड स्टेट से बनी हुई है। तो बाकी जो है जो हमारी नॉर्मल रिजिड ड्राइव्स हैं तो दीज आर जस्ट मेड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ और आगे हम बात को आगे बढ़ाएंगे और अभी हम मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।